हेलो एवरीवन, हिमाचल एग्जाम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। अगर दोस्तों बात की जाए बड़े लेवल के एग्जाम्स की, जैसे नेट हो गया, सेट हो गया, तो उन लेवल के एग्जाम्स में 4 से 5 क्वेश्चंस की वेटेज बनती है इस टॉपिक में से। बट अगर बात की जाए जेआईटी के एग्जाम की, तो ये है आपका +2 लेवल का, और इस टॉपिक में से बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ही आपसे ज़्यादा पूछने की संभावना है। तो मैंने सारा बेसिक ओवरव्यू आपको इस वीडियो में दे दिया है, और लास्ट में मैंने इंक्लूड किए हैं कुछ एमसीक्यूज। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो वो आप सॉल्व खुद कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन आपकी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन आपकी क्या है कि ए प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन डेटाबेस टू अवॉइड डेटा रिडंडेंसी, इंसर्शन एनोमली, अपडेट एनोमली एंड डिलीशन एनोमली। कहने का मतलब ये है कि डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, या तो कम हो या तो फिर हो ही ना, या फिर अगर हमने कुछ डेटा में इंसर्ट करना है तब वो ढंग से हो जाए, अपडेट करना है तब वो ढंग से हो जाए, अगर कुछ डिलीट करना है तब वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस टेबल को देख सकते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी ये एग्जाम्पल दिया था, सेम टू सेम। उसमें क्या हुआ था कि जो फर्स्ट प्रवीण है और थर्ड प्रवीण है, उसको पहचानना मुश्किल हो जा रहा था कि कौन सा वो प्रवीण था जिसका हमें डेटा चाहिए था। और इस प्रॉब्लम को हमने रिमूव कैसे किया था? वो किया था प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट के द्वारा। हमने एक प्राइमरी की इसमें लगा दी थी, और उससे हमें पता चल जा रहा था कि वो कौन सा प्रवीण था जिसका डेटा हमें चाहिए था। मतलब नॉर्मलाइजेशन में प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, दूसरे टेबल में आप देख सकते हैं जो आपकी SID है, इसको हमने प्राइमरी की बनाया है, और इसके द्वारा हम किसी भी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। मतलब 1 जो है उसका अंजू का डाटा है, 2 में मंजू का डाटा है, 3 में अनिल का डाटा है, और ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे लिए मोर देन इनफ है। देखिए, देखने को तो ये बहुत इजी लग रहा है कि ये डेटा जो है इस टाइम ऑर्गेनाइज्ड तरीके में है, बट ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अभी भी नहीं है। वो कैसे है? अगर हमने इसमें कुछ इंसर्ट करना है, मान लीजिए हमने SID में 5 नंबर ऐड करना है, तब तो वो इजी तरीके से ऐड हो जाएगा, क्योंकि 5 हमने ऐड किया। और प्राइमरी की क्या वो प्रॉपर्टी थी कि प्राइमरी की जो है वो एक तो यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए, तब तो ये फॉलो कर रहा है। बट अगर हमने ऐड करना हो कोर्स ID, मतलब CID, अगर कुछ ऐड करना हो तब इसमें प्रॉब्लम बन जाएगी। मतलब स्पेसिफिक कॉलम अगर ऐड करना हो तब इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मान लीजिए यहां हमने कोर्स 3 ऐड किया। मतलब आप सोच सकते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी ने कोई नया कोर्स स्टार्ट किया जिसका नाम है कोर्स 3। अगर उस कोर्स को हम डायरेक्टली यहां ऐड करते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? अब देखिए, कोर्स ID तो यहां ऐड होगी, बट यहां हम क्या लिखेंगे, या फिर SID में हम क्या भरेंगे, या फिर यहां क्या लिखेंगे, वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब देखिए, प्राइमरी की प्रॉपर्टी क्या थी? या तो वो नॉट नल होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। अगर यहाँ हम कोर्स ID 3 याद ऐड करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ प्राइमरी की में ऐड करना पड़ेगा जो कि यूनिक होगा। और दोस्तों, ये अपडेट और डिलीशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मान लीजिए मैंने कोर्स ID ये वाली डिलीट करनी है, तो ये क्या करेगा कि इस वाले डेटा को भी डिलीट कर देगा, और अनिल वाले डेटा को भी डिलीट कर देगा, और शिवानी वाले डेटा को भी डिलीट कर देगा। और यही सेम प्रॉब्लम आपकी अपडेट के टाइम आएगी। और इन स्पेसिफिक ऑपरेशंस को बोलते हैं इंसर्शन एनोमली, अपडेट एनोमली और डिलीशन एनोमली। और दोस्तों, इन प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन भी है कि हम क्या कर सकते हैं कि SID और S नेम के टेबल को अलग से बनाएं, और CID और C नेम के टेबल को अलग से बनाएं, और फैकल्टी ID और F नेम के टेबल को अलग से बनाएं, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के रूल्स को फॉलो करें। नॉर्मलाइजेशन जो है आपकी बेसिकली 4 टाइप की है। एक है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एक है सेकंड नॉर्मल फॉर्म,
और एक है थर्ड नॉर्मल फॉर्म और एक है बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म जिसे कहते हैं BCNF। इनके कुछ रूल्स हैं जो कि DBMS में फॉलो करने पड़ते हैं। दोस्तों फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का क्या रूल है कि किसी कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए और डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्राइमरी की होनी ही चाहिए। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, जो कलर वाला कॉलम है आपका उसमें दो वैल्यूज हैं, ब्लैक भी है और रेड भी है, ग्रीन भी है और ब्लू भी है, जो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नहीं मानता। ये बोलता है कि एक कॉलम में एक ही वैल्यू होनी चाहिए। अब देखिए इस टेबल को अगर हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, मतलब सिंगल वैल्यू हर एक एट्रीब्यूट में होनी चाहिए। पिछले टेबल में क्या था कि प्रोडक्ट ID 1 में ब्लैक भी था और रेड भी था और वो था एक ही कॉलम में, दो वैल्यू थी एक ही कॉलम में। बट इसमें हमने क्या किया, अलग अलग उन वैल्यूज को कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव हो गई। तो ये है आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। दोस्तों सेकंड नॉर्मल फॉर्म का क्या रूल है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म सबसे पहले तो आपका जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा रूल है आपका कि देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी और कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है आपका वो आपका कैंडिडेट की के हिस्से पर डिपेंड ना हो। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपके क्या होते हैं, आपको एग्जांपल के तौर पर मैं इस टेबल में दिखाता हूं। इसमें जो लोकेशन आपका है ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और कस्टमर ID और स्टोर ID आपकी क्या है, ये कंपोजिट प्राइमरी की है, मतलब इन दो को मिला के प्राइमरी की बनाई गई है। अब अगर इस टेबल में आप देखें, जो लोकेशन है आपकी वो स्टोर ID पे डिपेंड है। देखिए स्टोर ID 1 की लोकेशन है पटना, स्टोर ID 1 की भी मतलब जो लोकेशन है वो है पटना, और अगर स्टोर ID 3 की बात की जाए वो है नोएडा और स्टोर ID 3 की बात की जाए वो भी है नोएडा। मतलब लोकेशन जो है आपकी वो कंपोजिट प्राइमरी की जो है उसके हिस्से पे डिपेंड कर रही है, जो कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसे हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इस टेबल को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करने के बाद ये देखिए हमारा टेबल कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब अगर आप देखें जो लोकेशन है आपकी, जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है आपका, वो फुली डिपेंडेंट है कैंडिडेट की के ऊपर, मतलब ये पार्शियली डिपेंडेंट नहीं है, ये फुली डिपेंडेंट है आपके इसके मतलब कैंडिडेट की के ऊपर। और अगर इस टेबल की बात की जाए तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ही नहीं, इसमें तो कस्टमर ID और स्टोर ID दो कंपोजिट कीज हैं जो कि मिला के बनती है आपकी प्राइमरी की। तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में खुद ही है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। पहले तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के रूल्स हैं। चलिए अब मूव करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। थर्ड नॉर्मल फॉर्म आपकी क्या होती है कि सबसे पहले टेबल जो है आपका वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा रूल क्या है कि देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसमें क्या है कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की का हिस्सा नहीं होते उन्हें कहते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और जो हिस्सा होते हैं उन्हें कहते हैं प्राइम एट्रीब्यूट। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जिसमें रोल नंबर जो है आपका ये प्राइमरी की है और स्टेट और सिटी जो है आपके ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अब देखिए अगर रोल नंबर का हमें पता है तो हम उसकी स्टेट का पता कर सकते हैं और अगर हमें स्टेट का पता है तो हम स्टेट के साथ डिटरमाइन कर सकते हैं सिटी को, मतलब स्टेट की सिटी का पता कर सकते हैं। अब देखिए इस टेबल में क्या है कि जो रोल नंबर है आपका वो है कैंडिडेट की या फिर इसे प्राइमरी की भी बोल सकते हैं आप क्योंकि ये यूनिक है, और जो स्टेट है ये है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और ये रोल नंबर जो है वो डिटरमाइन कर रहा है स्टेट को जो कि वैलिड है। बट अगर आगे हम देखें जो स्टेट और सिटी जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, स्टेट और सिटी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं और ये एक दूसरे को डिटरमाइन कर रहे हैं। अगर सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊं तो देखिए अगर रोल नंबर आपका डिटरमाइन कर रहा है स्टेट को, जो कि रोल नंबर जो है आपका ये कैंडिडेट की है और स्टेट जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये है वैलिड। बट अगर आगे बात की जाए स्टेट जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट
अगर ये डिटरमाइन करता है सिटी को, तो ये इनडायरेक्टली आपका रोल नंबर डिटरमाइन कर रहा है आपका सिटी को, जिसे बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, जो कि आपकी नहीं होनी चाहिए। और अगर हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, इस टेबल को कन्वर्ट करना है, तब हमें इस टेबल को डिवाइड करना पड़ेगा और जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अब मूव करते हैं BCNF की तरफ, जिसकी फुल फॉर्म है बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। दोस्तों BCNF का क्या रूल है कि सबसे पहले टेबल जो है आपका वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया कि देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और एक बात और आपने याद रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड में कैंडिडेट की या फिर सुपर की होनी चाहिए और राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, तब वो होगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। दोस्तों JIT के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट साइड में कौन सा एट्रीब्यूट होना चाहिए और राइट साइड में कौन सा एट्रीब्यूट होना चाहिए। ये इनकी जरूरत पड़ती है नेट या फिर सेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए जरूरत इसकी पड़ती है। आपने थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बस इतना याद रखना है कि देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और BCNF की बात अगर आए तो BCNF आपका थोड़ा और रिस्ट्रिक्टेड है थर्ड नॉर्मल फॉर्म से, मतलब ये एक एडवांस्ड वर्जन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। दोस्तों BCNF में क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, उसमें कैंडिडेट की होनी ही चाहिए, जबकि अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात की जाए तो उसमें और की कंडीशन थी, या तो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की या फिर कैंडिडेट की होनी चाहिए, या फिर दूसरी कंडीशन थी कि राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। बट अगर BCNF की बात की जाए तो इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड में कैंडिडेट की होनी ही चाहिए। तो BCNF में आपने इतना याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में कैंडिडेट की होनी ही चाहिए। अब नंबर आपका आता है कुछ क्वेश्चंस का, जो कि सॉल्व करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन है एवरी बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है ए फंक्शन दैट हैज नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इज इन डैश फॉर्म। क्या वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, या सेकंड या फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, या फिर BCNF है। फिर अगला है इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की देन द रिलेशन विल बी इन। तो इसका आंसर आप बताएं कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, या सेकंड है, या थर्ड है, या फोर्थ है। फिर अगला क्वेश्चन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, नॉर्मल डिपेंडेंसी, या फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगला क्वेश्चन है इन द डैश नॉर्मल फॉर्म ए कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर फोर्थ। फिर अगला क्वेश्चन है टेबल इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट ऑल हिडन डिपेंडेंसीज, या फिर एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ द इंसर्शन एनॉमलीज, या फिर हैव ए कंपोजिट की, या फिर have all non-key fields depend on the whole primary key। फिर अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन डैश। क्या ये की है, या फिर की रिविजिटेड है, या फिर सुपरसेट की है, या फिर नन ऑफ द मेंशन्ड है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।